नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी की पीटी 365 की सीरीज में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो इससे पहले वाला आर्टिकल था। आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। देखिए 2019 में क्या हुआ था। वैसे ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, टाइम टू टाइम ऐसा होता रहता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो 2019 में कोर्ट के सामने एक पिटीशन प्रेजेंट करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सर जी आप हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करवाइए। ठीक है, इस पर स्टैंड लेते हुए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यह बोला कि जो पीआईएल फाइल करी गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में 2019 में फाइल करी गई थी कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करवाइए। इस पर स्टैंड लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यह बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पब्लिक पॉलिसी का मैटर है और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करवाने के लिए किसी भी तरीके का डायरेक्शन जो है वो कोर्ट के द्वारा इशू नहीं करा जा सकता। ठीक है, नो डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी इशूड बाय द कोर्ट, ऐसा बोलना था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया कंटेक्स्ट कि ये न्यूज़ में है क्यों। अब बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को बोला जा रहा है पब्लिक पॉलिसी है और उसको ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता, तो हमें जानना भी ज़रूरी है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल 44 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 44 के अंदर आता है। अब ये एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब नाम से ही जाहिर है, अगर आप वर्ड्स को तोड़ दो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब नेशन स्टेट। नेशन स्टेट हमारे कंटेक्स्ट में क्या है? इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के लिए कुछ डायरेक्शंस होती हैं डीपीएसपीस, कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं कि जब आप कानून को बनाओगे तो डीपीएसपीस की, जैसे मतलब मान लीजिए दोस्तों एक लिस्ट है सरकार के सामने। ठीक है, तो डीपीएसपीस इसलिए रखे गए थे, संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको इसलिए रखा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप जब भी कोई कानून बनाओ तो एक बारी इस लिस्ट को देख लो कि कानून जब बन रहे हैं तो ये डीपीएसपीस जो पॉलिसी डायरेक्शंस हम आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के जितने भी एसेंशियल फीचर्स हैं, क्या कहते हैं, सोशलिस्ट कैरेक्टर उसका, वो सेकुलर नेचर का है, इंटेग्रिटी है उसमें, उसके अंदर सारे सिटीजन्स की लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होगा। तो डीपीएसपीस एक तरीके से पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं कि सरकार जब भी कोई कानून बनाए, जब भी कोई पॉलिसी बनाए, तो इन गाइडलाइंस को सरकार को अपने माइंड में रखते हुए वो पॉलिसीज, वो लॉ फ्रेम करने हैं। इसका एम क्या होता है? डीपीएसपीस का एम होता है, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना। ये एम होता है। ठीक है, कि सबका भला हो, कोई भी सिटीजन की डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो पिछड़े ना। ठीक है, अब लेकिन ये एनफोर्सिबल नहीं होते हैं। एनफोर्सिबल का मतलब क्या है कि एक पॉलिसी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है, इसका मतलब एक तरीके से रिकमेंडेशंस हैं कि वेलफेयर स्टेट अगर इंडिया को बनाना है तो आप एक बारी किसी भी कानून, किसी भी पॉलिसी को बनाते हुए डीपीएसपी को संज्ञान में लेते हुए वो कानून और वो पॉलिसी बनाइए। उसको अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए जब भी आप कोई चीज फ्रेम कर रहे हैं पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में। लेकिन ये जब मैं कह रहा हूं कि ये एनफोर्सिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार इनको इंप्लीमेंट नहीं करती है, जो कि डीपीएसपी की जैसे लिस्ट है, अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं करती है तो कोई पर्सन कोर्ट जाकर जबरदस्ती सरकार से वाला काम नहीं करवा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स ना एनफोर्सिबल होते हैं। एनफोर्सिबल का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिबल होते हैं कि अगर इनका वॉलेशन हो जाए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मतलब आप डायरेक्टली जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो। जैसे कल हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो बाकी कोर्ट तो जा ही सकते हो। लेकिन डीपीएसपी के केस में आप कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज दीज आर नॉन एनफोर्सिबल, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी गाइडलाइंस है, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आर्टिकल 44 के अंदर ये गिवन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मैं यहां लिख देता हूं, आर्टिकल 44 जो है ना वो डीपीएसपी के दायरे में आता है। और अगर आप अब तक अगर आप ये समझ गए हैं कि डीपीएसपी सिर्फ एक गाइडलाइन होती है, कोई जबरदस्ती मतलब इस चीज को फॉलो नहीं करवा सकता, तो आप समझ गए होंगे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड
आर्टिकल 44 के अंदर आ रहा है। तो ये भी एक तरीके से एक पॉलिसी गाइडलाइन है जो कि संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली थी कि जैसे जैसे अगर इंडिया के अंदर जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ना एक ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत जाता है। हर एक धर्म के लोगों का अपना खुद का कानून है इन टर्म्स ऑफ डाइवोर्स, मैरिज, प्रॉपर्टी, एडॉप्शन, ट्रांसफर ऑफ समथिंग, ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो इन सबको लेकर हिंदुओं का कुछ एक अलग कानून फॉलो होता है, मुसलमानों का कुछ अलग होता है, क्रिश्चियनिटी का कुछ अलग होता है, ठीक है, सिखिज्म का कुछ अलग होता है, बुद्धिज्म का कुछ अलग है, जैनिज्म का कुछ अलग है, और ऐसी सैकड़ों रिलीजन जो हमारे देश के अंदर है, सब एक अपने अपने तरीके से इन मैटर्स को डील करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी इन मैटर्स के ऊपर एक यूनिफॉर्मिटी की बात आती है ना, तो ये सारी रिलीजियस कम्युनिटीज ये कहकर इस बात से थोड़ा सा कतराने लगती हैं, पीछे होने लगती हैं कि ये हमारा पर्सनल रिलीजियस मैटर है, हमारे रिलीजन के अंदर ये चीज दे रखी है, तो स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये सबसे बड़ी बाधा आती है यूसीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन हम लोग एक बारी पहले आराम से समझते हैं कि यूसीसी है क्या, फिर आपको आगे की डिबेट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वर्ड्स को तोड़िए एक बारी। यूनिफॉर्म मतलब एक कॉमन तरीके का सिविल कोड होना चाहिए, मतलब कोड मतलब कि कॉमन एक प्रोसीजर, एक मतलब जैसे आप ऐसा मान लो सारे धर्मों को, सारे लोगों के लिए एक पर्टिकुलर मैटर्स के अंदर, जैसे अडॉप्शन, प्रॉपर्टी, मैरिज, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, और इसमें उनको ये बोला गया है कि जैसे मतलब मान लीजिए कि मैरिज के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, डाइवोर्स के कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टी के कुछ रूल्स हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ रूल्स हैं। तो अगर यूसीसी आ जाएगा ना, तो फिर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब अपने अपने तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकेंगे। इनको एक कॉमन, आप ऐसा समझ लीजिए, ये फ्रेमवर्क दे दिया जाएगा कि मैरिज के रूल्स आप सबको इसको देखकर फॉलो करने हैं, डाइवोर्स के ये रूल्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के ये रूल्स हैं, ट्रांसफर के ये रूल्स हैं, एडॉप्शन के ये रूल्स हैं। तो एक कॉमन फ्रेमवर्क अभी तक जो फॉलो नहीं होता है, यूसीसी अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो एक कॉमन फ्रेमवर्क सारे रिलीजियस कम्युनिटीज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात है कि नेशन स्टेट के पास कोई भी प्रकार की कोई जबरदस्ती से लागू नहीं करवा सकता, क्योंकि एक बात आप बहुत अच्छे से समझिए, इंडिया के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है ना, वर्ल्ड में किसी कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। और स्पेशली धर्म हमारे यहाँ एक सेंसिटिव मुद्दा होता है। आप जबरदस्ती करोगे धर्म के साथ, दंगे बढ़ेंगे, है ना। सिचुएशन यहां तक खराब हो सकती है कि हो सकता है कि सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो जाए, कम्युनिटीज कम्युनिटीज के बीच में आपस में दंगे इस प्रकार से हो जाए, भिड़प हो जाए, और एक तरीके से हेट्रेड हो, रिलीजियस हेट्रेड हो कि हम दूसरे धर्म के लोगों से चिढ़ने लगे। तो यूसीसी को एकदम से इंप्लीमेंट नहीं करा जा सकता। जब लोगों में एक तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट, चीजों को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट के बेसिस पर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तब जाकर सारी रिलीजियस कम्युनिटीज को ये वाली बात समझ में आएगी कि हाँ, अगर एक कॉमन फ्रेमवर्क होता है मैरिज का, डाइवोर्स का, एडॉप्शन का, या कुछ भी अलग अलग टॉपिक्स का, तो हम एक कॉमन फ्रेमवर्क को, एक कॉमन कोड को मानने के लिए रेडी है। यही पूरा मुद्दा है यूसीसी का। अब अगर आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आओ पढ़ते हैं यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रपोजल है कि एक कॉमन लॉ होना चाहिए पूरे देश के लिए, और ये कॉमन लॉ जब इंप्लीमेंट होगा तो ये एप्लीकेबल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मैटर ऑफ रिलीजन। तो ये एप्लीकेबल होगा सभी रिलीजियस कम्युनिटीज पर, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, सारे सब पर, ठीक है। लेकिन रिलीजियस कम्युनिटीज में किस कंटेक्स्ट में वो मतलब ये चीज एप्लीकेबल होगी? उनके जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, उनके जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, जैसे मैरिज के कंटेक्स्ट में, डाइवोर्स के कंटेक्स्ट में, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में, और एडॉप्शन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। कि जैसे मतलब मान लीजिए कि डाइवोर्स का एक मुद्दा है, ठीक है। अब हिंदुज्म के अंदर मतलब हिंदू रिलीजियस कम्युनिटीज क्या करती हैं, जो लोग हिंदुज्म से बिलोंग करते हैं, कि आप कोर्ट वगैरह में केस लड़िए, और पहले कोर्ट आपको आपसी सहमति मतलब वो करने का एक वो देता है कि आप साथ में रहिए, अगर आप नहीं रहते हैं तो आप डाइवोर्स सीख कर सकते हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर अभी तक एक प्रक्रिया चलती थी, आप जानते हैं, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, कि तलाक है, तलाक है, तलाक है बोलकर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसी अलग अलग रिलीजन के अंदर वेरियस अदर टॉपिक्स जो हैं, जैसे मैरिज, हमारे यहाँ 7 फेरे का कंसेप्ट होता है हिंदुज्म के अंदर,
लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर जो फादर होते हैं चर्च के अंदर, उनके सामने कुछ पढ़कर दोनों जो क्या कहते हैं आई डू कर कर कपल्स जो होते हैं वो मतलब क्या कहते हैं रेडी होते हैं। इस्लाम के अंदर किसी अलग तरीके से मैरिज होती है, बुद्धिज्म के अंदर अलग, जैनिज्म के अंदर अलग। तो ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके से चलती रहती है। इनहेरिटेंस, जैसे इनहेरिटेंस के अंदर लड़कियों को भी अब प्रॉपर्टी में हक मिलता है हिंदुज्म के अंदर, लेकिन पहले तो ये नहीं मिलता था। तो मतलब अनगिनत टॉपिक्स हैं और अनगिनत तरीके से जब ये अलग अलग रिलीजन है ना, उनकी अलग अलग जो बातें हैं, तो ये एक तरीके से ना कंफ्यूजन पैदा करती है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाती। तो पर्सन को लगता है कि यार जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं कोई एक मतलब मान लो कि लड़की है और उसके भाई उसको बोल रहे हैं कि उसके फादर के मरने के बाद हम तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। अब वो उससे उसके भाई आर्ग्यू कर रहे हैं, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारा धर्म बी है, ठीक है, और हमारे धर्म में लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती, ये तुम ए सी और डी धर्म में अगर तुम पैदा हुई होती तो हम तुम्हें दे देते। अब वो लड़की भी सोचे यार यार मेरी क्या गलती अगर मैं मतलब धर्म में पैदा हुई हूँ। तो ये कॉमन चीज़ें तो होनी चाहिए ना। अब आपको बात आई थिंक पकड़ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बोल रखी है वो आर्टिकल 44 के अंदर बोल रखी है कि आर्टिकल 44 जो हमारे संविधान का है वो एक बात बोलता है कि स्टेट को, यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टेट का मतलब मणिपुर, असम, सिक्किम, मिजोरम नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है, याद रखना, नेशन स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर। नेशन स्टेट मतलब इंडियन स्टेट, भारत की सरकार ऐसा आप करके मान लो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगी, उसको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है कि स्टेट को प्रयास करना चाहिए, शेल एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना चाहिए कि वो एक राइट टाइम पर एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए सारे भारतीय नागरिकों के लिए, और जो कि इंप्लीमेंटेबल होगा, जो कि लागू होगा पूरी इंडिया की टेरिटरी पे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हर जगह ये वाली चीज लागू होगी जब ये एक बार ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्टेटस है क्या, क्या इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हुई है, क्या कभी कोई बात आगे बढ़ी है, तो अगर हम लोग, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं पहले हेडिंग को, स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म कोड्स इन इंडिया, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हटाओ, यूसीसी को हटाओ, क्या कुछ यूनिफॉर्म कोड्स हैं हमारे इंडिया में, कुछ कॉमन चीजें हैं कि जो सभी भारत में अगर पैदा कोई हुआ है, भारत में कोई रह रहा है, तो उन नागरिकों को वो फॉलो करनी पड़ेगी अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कुछ ऐसा है? तो जी हाँ, ऐसा है, ठीक है। कुछ कुछ इंडियन लॉज जो है ना वो डेफिनेटली फॉलो करते हैं एक यूनिफॉर्म कोड को बहुत सारे सिविल मैटर्स के अंदर। जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या कोई सिविल मैटर्स ऐसे हैं कि जिसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी आती हो? लेकिन यूसीसी का कंसेप्ट तो डायरेक्टली रिलेटेड टू रिलीजन है ना। लेकिन इससे पहले क्या कुछ है, कुछ मतलब अभी तक कुछ ऐसे एक्ट्स, कुछ ऐसे कानून हैं क्या जिसमें सबको माननी ही पड़ेगी उन कानूनों की बात? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे हैं। आप कुछ नाम याद रख सकते हैं, मेंस में अगर आंसर राइटिंग करनी हो तो एक दो एग्जांपल आपके लिए काफी होंगे। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872। ये सारे कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता हूं तो मैं तो नहीं मानने वाला इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को, हमारे यहां तो नहीं दी जाती लड़कियों को प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं एक क्या कहते हैं, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूं, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं तो नहीं मानता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूं तो मैं सिविल प्रोसीजर कोड को नहीं मानूंगा। मैं हिंदुज्म से बिलोंग करता हूं तो मैं एविडेंस एक्ट को नहीं मानूंगा। आप ये नहीं कह सकते, ये क्योंकि यूनिफॉर्म कोड है और स्पेसिफिकली सिविल मैटर्स में है। तो ये कुछ ऐसे कोड्स हैं कि यूसीसी के इंप्लीमेंट होने से पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी यूनिफॉर्मिटी हमें किसी लॉ में, कानून में देखने को मिलती है क्या हमारे देश के अंदर? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलती है। ये वाला पॉइंट की आर्ग्यूमेंट ना आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी और मेंस की आंसर राइटिंग में भी काम आ सकती है। तो ऐसा मत सोचना कि यूसीसी का जो कंसेप्ट है वही जब इंप्लीमेंट होगा तब कुछ हमारे देश में ऐसा जादू होगा कि कोई ऐसा कानून आएगा कि जिसपे सारे लोग कॉमन एग्री कर सके। नहीं, ये भी कुछ ऐसे कानून हैं जिसपे अभी तक सब लोगों को एग्री करना पड़ता है। दीज आर यूनिफॉर्म लेजिस्लेशंस इन सिविल मैटर्स, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि वही वाली बात आ जाती है घुमा फिरा कर। अब आप देखना, ऊपर वाला पॉइंट तो बहुत अच्छा लगा मैं सुनने में कि यूनिफॉर्मिटी वगैरह है, ठीक है, लेकिन डाइवर्सिटी भी तो है ना इंडिया के अंदर। इतना सब लोगों को ऐसा कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे आर्ग्यू करवाना, आर्ग्यू कह रहा हूं सॉरी, एग्री करवाना एक पॉसिबिलिटी भी तो नहीं है ना। हर स्टेट के लोग, कम्युनिटीज, कहते हैं स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए कानून या फिर देश में वो हो रहा हो। सिमिलर इन एक्ट्स के साथ भी यही हुआ, इन कोड्स के साथ भी यही हुआ। क्या
जो बड़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इन सारे एक्ट्स में अभी तक लगभग सैकड़ों अमेंडमेंट कर डाली हैं अलग अलग स्टेट्स ने, ठीक है। एंड देयरफॉर इन सर्टेन मैटर्स हमें ये जो सेकुलर लॉज है, सेकुलर लॉज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब देखो कई लोग ना वर्ड में कंफ्यूज होते हैं कि सेकुलर इज रिलेटेड टू रिलीजन। नहीं यार, सेकुलर वर्ड का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। सेकुलर मतलब वो चीज़ होती है कि सारे रिलीजन मैटर पे या किसी भी मैटर पे वो चीज़ न्यूट्रल है, सबको फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो ए है, सी है, जेड है, एक्स है, वाई है, कोई भी है, वो चीज़ सबके लिए एक तरीके से न्यूट्रल है, तो उसको हम लोग सेकुलर बोलते हैं। सेकुलरिज्म इज नॉट रिलेटेड टू, मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है रिलीजन से, ये वाली बात आप समझना, ठीक है। स्टेट्स हाउएवर हैव मेड हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स, और ये जो सेकुलर लॉज है, जैसे सेकुलर लॉज मतलब क्या, यूनिफॉर्मिटी, मैंने बोला ना न्यूट्रल तरीके से तो आप तभी फॉलो कर पाओगे ना जब वो सबके लिए यूनिफॉर्म हो, सबके लिए एक जैसे। अब मुझे पता है कि मुझे ये वाली चीज़ फॉलो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बाकी 99% लोग उसको कर रहे हैं, तो मैं कुछ क्या कहते हैं किंतु परंतु तो कर ही नहीं सकता ना, उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट तो कर ही नहीं सकता। तो लेकिन जो डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इसके अंदर सैकड़ों तरीके से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने सैकड़ों तरीके से अमेंडमेंट कर डाली है। रिसेंटली बड़ी सारी स्टेट्स हैं, जैसे अगर आप देखो कि कुछ कुछ यूनिफॉर्म कोड्स आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। जैसे भारत की सरकार एक सारे स्टेट्स को एग्री करवाना चाहती थी कि हम यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लेकर आ रहे हैं और सभी स्टेट्स को जिस तरीके से एक्ट है जो कि इसके अंदर गाइडलाइंस गिवन है वैसे आप इंप्लीमेंट कर दो अपने अपने स्टेट के अंदर। लेकिन बड़ी सारी स्टेट ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे, वी आर मतलब वी रिफ्यूज टू बी गवर्न बाय द एक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019, ठीक है। अब सवाल ये उठता है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हुआ कभी, कोशिश करी किसी ने, या किसी स्टेट में फॉलो होता है? तो ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एक फैक्ट है। हमारे देश में पूरे नेशनल लेवल पर, पूरी नेशनल टेरिटरी पर, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं आया है। लेकिन एक स्टेट है, यूटी कह लो, गोवा। गोवा इज द ओनली इंडियन स्टेट जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता है, लेकिन पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता, सिर्फ एक मैटर में फॉलो होता है, इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ। कि उधर जो फैमिली सिस्टम है ना, मतलब फैमिली रेगुलेशंस जो बनाई गई हैं, तो पूरे गोवा में रहने वाला अगर कोई नागरिक है गोवा का, तो उसको उस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि गोवा की सरकार ने बना रखा है फैमिली लॉ के रिगार्डिंग, फैमिली गाइडलाइंस के रिगार्डिंग, उसको वैसे ही मतलब क्या कहते हैं फॉलो करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो ये चीज़ है गोवा, आप याद रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम लोग ना बैकग्राउंड की बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बैकग्राउंड क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए बैकग्राउंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल एरा की, ठीक है। कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार यहाँ पर थी, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर थी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस फॉर्म में आ रहा था या आया था, या एक उसका मिलता जुलता रूप था। सबसे पहले आप कुछ चीजें जानो। नंबर वन, एक ना अक्टूबर 1840 के अंदर, अक्टूबर 1840 के अंदर एक रिपोर्ट आती है ब्रिटिश सरकार की जिसका नाम था लेक्स लॉकाय रिपोर्ट, ठीक है। लेक्स लॉकाय रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में एक बात करी गई थी, इस रिपोर्ट में एक पॉइंट पर इंफसाइज करा गया था, स्ट्रेस दिया गया था कि इंडियन लॉ में ना एक बेटर तरीके से कोडिफिकेशन होनी चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए। इंडियन इंडियन लॉ में एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। तो जैसे मतलब मान लो ये लोग ब्रिटिश हुकूमत वाले इंडिया आए हैं, तो एक तरीके से आप ऐसा इसको आराम से समझ लो कि इंडियन लॉ, पहले आप टॉपिक जान लो इन्होंने किसके ऊपर बोला, क्राइम के मैटर में, एविडेंस के मैटर में और कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में। ये तीन चीजें याद रखना कि अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाए कि लेक्स लोकाय रिपोर्ट के अंदर किन चीजों की कोडिफिकेशन की, यूनिफॉर्मिटी की बात करी गई थी, तो क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई थी कि इनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसमें समानता होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डाइवर्सिटी। इन तीन चीजों में एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखनी चाहिए। कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे ये तीन मैटर आपको दिख रहे हैं ना, ये क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, इनके लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाकर डाल देना और फिर ये बोल देना कि ये एक लॉ का रूप है और सभी भारतीय नागरिकों को इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो ना यार, एक कॉमन सी बात बताता हूं मैं आपको। यार रेड लाइट पे गाड़ी रोकी मैंने, ठीक है,
अब मैं ये बोल के थोड़ी ना आर्ग्यूमेंट कर लूंगा कि यार मैं तो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, तो हमारे यहाँ धर्म में लिखा हुआ कि, या फिर हमारे यहाँ ऐसी प्रैक्टिस फॉलो होती है कि रेड लाइट पे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। अब आप समझ गए ना, ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट है। कोई चाहकर भी मैं बोलूंगा अभी तो कुछ होने नहीं वाला इस आर्ग्यूमेंट का, ठीक है, चाहे फिर मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँ चाहे कहीं पर भी चला जाऊँ। ये एक, क्योंकि आप ऐसा मान लो कि ये सबको करना पड़ता है। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में गाड़ी चला रहा हूं तो वहां की रेड लाइट पे नहीं रोकूंगा, कि मैं तो सिर्फ दिल्ली की रेड लाइट पे रोकता हूं, मैं तमिलनाडु जा रहा हूं तो मैं वहां की रेड लाइट पे नहीं रोकूंगा। रेड लाइट तो रेड लाइट है, ये वाली चीज तो एक कॉमन फिनोमेना है, हर जगह मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से ये क्या कि ये जो लॉ है ना, कि मतलब लॉ मतलब इन द सेंस कि ये चीज के रेड लाइट पे गाड़ियां रोकनी चाहिए, ठीक है, एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि इसका कोडिफिकेशन है, ठीक है, तो ये होता है कोडिफिकेशन का मतलब। लेकिन यहां पर एक चीज बोलते बोलते ना कि ये क्राइम एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक कॉमन लॉ होनी चाहिए, उनका कोडिफिकेशन होना चाहिए, वहां पर यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए, लेकिन बात वही थी, देखो एक परफेक्ट तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यहां पर नहीं आ पाया। बात कहते कहते एक एक्सेप्शन आ गया इस रिपोर्ट के अंदर, एक और रिकमेंडेशन इसके साथ दे दी कि जो पर्सनल लॉज है ना, मैं दूसरा हाइलाइटर यूज करता हूं यहां पर, देखो जो पर्सनल लॉज है ना हिंदूज के और मुस्लिम्स के, उनकी किसी भी तरीके से ऐसी कोडिफिकेशन ना हो कॉमन मैटर्स की, तो लो फिर फायदा ही क्या हुआ। क्राइम एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक यूनिफॉर्मिटी की बात चल रही है, लेकिन इसमें बोल दिया जो हिंदूज और मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज हैं उनमें छेड़छाड़ी ना करी जाए, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश ना करी जाए। तो लो लेक्स लोकाय रिपोर्ट के अंदर यूसीसी पहले दिख तो रहा था कि बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ पाया, क्योंकि शुरू से अगर आप देखो तो देखो ना, कॉलोनियल एरा 1840 अक्टूबर का महीना, ठीक है, 1840 का एरा, यहां पर भी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि उन्होंने रिपोर्ट के अंदर ही बोल दिया। तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना कि पॉलिटिकल सोशल सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होंगे जहां पर इतना आसान नहीं है एक कॉमन तरीके से यूनिफॉर्मिटी लाकर कोडिफाई करना लॉज को, और जिसमें हिंदू और मुसलमानों को एग्री करवाया जा सके। तो इस रिपोर्ट ने भी वाली बात मानी, तो नहीं आ पाया। फिर दूसरा देखते हैं, ब्रिटिश क्वीन की 1859 की एक प्रोक्लेमेशन आती है, डिक्लेरेशन आती है, मतलब उन्होंने कुछ लिखकर भेजा ब्रिटेन से कि इंडिया में ये वाली चीज फॉलो करवाओ, ठीक है। इसमें ब्रिटेन की क्वीन ने अपने लेटर में ये प्रॉमिस करा भारतीयों को कि एब्सोल्युटली आप क्या कहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहो, हम आपको गारंटी करते हैं किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं होगी, देयर विल बी एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। जब ये बोली दिया कि इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो इसका मतलब आप फिर रिलीजियस मैटर पे कुछ देखोगे भी नहीं ना, आप मतलब उसके अंदर इंटरफेरेंस भी नहीं करोगे। फिर तो ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाकर, जैसे जो प्रैक्टिसेस चलती थी उस टाइम पे सती प्रथा वगैरह, तो आपने तो अपने हाथ उठा लिए, आप तो नहीं देखोगे। अब ये कोई अच्छी चीज तो थी नहीं, है ना, कमर टूट गई, मतलब एक देखो जमाना अलग है, 1859 की बात चल रही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ठीक है कि जैसे मतलब मान लो कि हिंदुज्म के अंदर सती प्रथा का कंसेप्ट चल रहा है, या और कोई एंटी ह्यूमन या क्या कहते हैं, हाँ एंटी ह्यूमन प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो आपने तो हाथ ही उठा लिया कि हम तो रिलीजियस मैटर में देखेंगे ही। तो यहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था फेल हो गया। फिर बी एन राव कमेटी एक आती है, ठीक है, इसको फॉर्म इसलिए करा गया था कि हिंदू लॉ को हिंदू लॉ को कोडिफाई करा जा सके। 1941 में यह कमेटी आई थी ये पर्पज से। लेकिन बात देखो आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंसेप्ट तो ये कहता है ना सारे धर्मों की बात होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो सिर्फ हिंदू लॉ की बात करी गई है ना। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब कहां हैं, इनकी तो बात नहीं करी गई। तो यहां पर भी एक यूनिफॉर्मिटी तो दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ एक मैटर में दिख रही है, तो यहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड फेल हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं जब हमारे देश को आजादी मिल गई उसके बाद के सिनेरियो की बात करते हैं, फिर क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ठीक है। तो दो चीजें हैं, हिंदू कोड बिल और दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जब ये हिंदू कोड बिल आता है, ठीक है, ये जो था द बिल वॉज ड्राफ्टेड बाय, इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंदर। तो ये आपका प्रीलिम्स का एक चीज कवर हो गई यहां से, हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर करा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या था, हिंदू लॉस को रिफॉर्म करना, ठीक है। और इस ड्राफ्ट लॉ के अंदर एक चीज लीगलाइज कर दी गई थी, क्या, किस चीज को लीगलाइज कर दिया गया था कि अगर स्पाउस को एक दूसरे से डिवोर्स लेना है तो जी हां आप ले सकते हो।
पॉलीगैमी की प्रैक्टिस को अपोज करा गया। मुझे नीचे ना एक आप कमेंट करके बताइए, ये पॉलीगैमी की प्रैक्टिस है क्या? ठीक है, ये पॉलीगैमी की प्रैक्टिस क्या होती है मैरिज के कंटेक्स्ट में? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, अभी वीडियो को पॉज करके। आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। सोसाइटी में इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, और प्रिम्स का भी कोई भरोसा नहीं, आपको आ सकता है। तो मुझे एक बारी बताइए पॉलीगैमी क्या होता है, और उसके साथ साथ मुझे ये दो और बता दीजिए, ये पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी क्या होता है? ठीक है, तीन आपको बताने, एक मुझे पॉलीएंड्री बताइए, पॉलीगाइनी बताइए, और पॉलीगैमी बताइए। ठीक है, इसने लीगलाइज कर दिया डाइवोर्स को, पॉलीगैमी को अपोज करा इस ड्राफ्ट बिल ने, और राइट दिया इनहेरिटेंस का कि बाप की जायदाद में बेटियों का भी हक होगा बेटों के साथ साथ। ठीक है, फिर देखो, हाँ अब इसके ऊपर बात करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। हिंदू कोड बिल, नाम से ही जाहिर है हिंदू कोड बिल, अंदर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट में भी यही बोला कि हम लोग रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं हिंदू लॉज के अंदर। बात फिर से वही आ गई कि सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट, मतलब एक रिलीजन के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है। यूनिफॉर्मिटी एक रिलीजन के अंदर आ जाएगी, सिर्फ एक मैटर के अंदर, दो तीन मैटर के अंदर, डाइवोर्स, पॉलीगैमी और मतलब रिलीजियस रिलीजियस कह रहा हूँ, सॉरी, मैरिज का मैटर, डाइवोर्स का मैटर और इनहेरिटेंस का मैटर। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है ना, सारे रिलीजन की बात तो नहीं करी गई। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अगला मैटर देखिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर अमेंड करने की कोशिश करी गई और कोडिफाई करने की कोशिश करी गई, किस चीज को? एक ऐसा लॉ था ये जो कि रिलेटेड था इंटरस्टेट और अनविल्ड सक्सेशन से। इंटरस्टेट और अनविल्ड सक्सेशन का दोस्तों ये मतलब होता है जब कोई मरने से पहले अपनी विल बनाकर ना गया हो, कि जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई पर्सन ये कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस बेटे की होगी, उस बेटी की होगी, डिवाइड हो जाएगी 50% उसकी। ठीक है, इतना। लेकिन जब कोई ऐसी विल छोड़कर ना गया हो ना, तो उसके लिए ये कानून था। ठीक है, और यहां पर अमेंड करने की भी कोशिश करी गई कि इसमें कुछ अमेंडमेंट लानी है, कि जैसे भाई वगैरह बेटियों को, मतलब बहनों को प्रॉपर्टी नहीं देते थे, तो एक कोडिफाई करने की कोशिश करी गई और अमेंड करने की कोशिश करी गई। अब किस किस के लिए लागू करा गया? हिंदूस, बुद्धिस्ट, जैनास और सिख्स। ठीक है, लेकिन फिर से वही वाली बात, हाउएवर देयर वाज सेपरेट पर्सन लॉ फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियंस और पारसीज। इनको अलाउ कर दिया गया कि हाँ आप अपना एक सेपरेट लॉ मेंटेन करके रख सकते हो। तो लो, फिर से वही वाली बात आ गई ना, कि चलो ठीक है, आपने हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैना, सिख्स, ठीक है, और आपको पता होगा लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते होंगे, हिंदूज की कैटेगरी के अंदर ये सारे वैसे भी आते ही हैं। ब्रॉडर कैटेगरी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करवाई थी एक टाइम पर, उसमें यही बोला था कि विद इन द हिंदू इज अम्ब्रेला टर्म, जिसके अंदर आपके क्या कहते हैं, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैना, सिख्स, ये सब आते हैं। लेकिन वही वाली बात है, यूसीसी का कंसेप्ट यहाँ पर भी फेल हो गया, प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया। अब आप देखो कि आपको प्रिम्स के फैट भी मिल रहे हैं और आपकी मेंस की आर्गुमेंटेटिव पावर भी स्ट्रांग होती चली जा रही है। ठीक है, और अभी तक हमने जितने भी ये 4 आर्टिकल्स पढ़े हैं, इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें थी जो कि बहुत बेसिक होती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि डिबेट आर्गुमेंट करें कैसे, हम लोग जस्टिफाई कैसे करें। तो अब आपको सारा पता लग गया होगा। ठीक है, अब कुछ लैंडमार्क कोर्ट केसेस देख लेते हैं यूसीसी की दिशा में। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कोर्ट्स ने अक्सर ये कहा है अपनी जजमेंट में, जैसे एक बहुत फेमस केस था 1985 का शाहबानो केस, उसमें 1995 के अंदर सरला मुदगल केस, ठीक है, डेनियल लतीफ़ी केस, ठीक है, कि गवर्नमेंट को जैसे ही वक्त ज़माना और सरकमस्टांसिस बदलें, लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट वगैरह जैसे भी आ पाए, तो आप कोशिश करो कैसे ना कैसे करके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, सबके इतने पर्सनल लॉज हैं, तो इसकी वजह से एक्चुअली सफ़र कौन करता है? सफ़र एक्चुअली ह्यूमन करता है। ठीक है, कि किसी रिलीजन के अंदर कोई बात बोली जा रही है, सिर्फ अब ट्रिपल तलाक के कंसेप्ट में क्या होता था, 3 बार तलाक बोला और वाइफ को घर छोड़कर जाना है। तो इस तरीके से एक तरीके से ह्यूमंस के राइट्स का उल्लंघन होता है। ठीक है, और बहुत सारे रिलीजन में अलग अलग तरीके से पर्सनल लॉस को मॉडिफाई करके और क्या कहते हैं, बताया जाता है उनके उस रिलीजन कम्युनिटीज के लोगों को।
तो वो भी चीज़ एक अच्छी नहीं होती कि जो हम एक सेकुलर कैरेक्टर इंडिया का मेंटेन करना चाहते हैं जिसमें सारे सिटीजन्स एक जैसा ट्रीट हो इस देश में रहने वाले, लेकिन ये जो पर्सनल लॉज का इंटरफेरेंस होता है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। तो ये आर्टिकल तो हमारा हो गया कंप्लीट पूरा का पूरा। तो हमने अभी तक ये 4 आर्टिकल्स को कवर कर लिया है, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि और जल्दी आपको ये कवर करवा दूं। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड। तो दोस्तों इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।